बोलता हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है और एग्जिट पोल के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल सही है, गलत है, 3 तारीख को क्या इस यही नतीजे आएँगे या इससे उलट आएँगे। तमाम चर्चा परिचर्चा के बीच आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है बोलता हिंदुस्तान पर। धन्यवाद, धन्यवाद मिर्ज़ा साहब। आलोक जी, एक नारा बीजेपी ने दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। आप क्या पूरा नहीं होने देंगे ये सपना, ये नारा अधूरा छोड़ देंगे? देखिए, सपनों में ही देश को पिछले 10 साल से रखा जा रहा है और वो खुद भी जी, सपनों में ही थे। सपने किसी के भी जी, आज तक मैंने नहीं देखा कि पूरे सच हुए हों और जी, नकारात्मक सपने जो भाजपा देखती है, उसका कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव देश पर पड़ा है। कांग्रेस जी। इस देश की आत्मा है, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा अगर नहीं रहेगी, तो ना भारत में लोकतंत्र रहेगा, ना भारत का विकास रहेगा और ना ही भारत का इतिहास रहेगा। आलोक जी, एक नारा आपकी तरफ से दिया गया है, राहुल गांधी की तरफ से, मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलेंगे। अब क्या सेल बढ़ने वाली है 3 तारीख के बाद? उस देखिए, जिस दुकान से तरह से क्या खरीद-फरोख्त ज़्यादा होगी? नहीं देखिए, दुकान से खरीद-फरोख्त का उसका विषय नहीं है। वो एक जी, सिम्बॉलिक शब्दावली है जी, कि जिस तरह से जी, पूरे हिंदुस्तान को एक बाज़ार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसमें जी, नफ़रत के आधार पर वोट का व्यापार किया गया। जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद से तमाम ऐसे कारण रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर जिस तरह से इन्होंने डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों से सीखा, उसको चलाया जी, इन्होंने। 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, कोई मौका नहीं चूकते हैं ये लोग। अगर आज कोई भी व्यक्ति तिलक लगाकर आपके चैनल पर बैठ जाता है, तो वो या तो भाजपाई होगा या फिर वो देशद्रोही होगा या एंटी हिंदू होगा। अगर कोई भी सवाल इनसे युवा पूछ ले बेरोज़गारी के ऊपर कि मुझे रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा, तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। तो जिस तरह का माहौल इन्होंने आर्थिक और सामाजिक आधार पर डिवाइड किया है, पूरे समाज को जी, विभाजित किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए और उसी आधार को लेकर देश के अंदर एकता रहे, समरसता रहे और देश आगे विकास करे। माननीय राहुल जी। गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसका पूरा अच्छा प्रभाव पड़ा। चारों तरफ जहाँ-जहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकली, वहाँ के राजनीतिक नतीजे भी अच्छे आए और देश में जी। भी एक सद्भावना का एक माहौल बना। आलोक जी, बात एग्ज़िट पोल की थोड़ी-सी कर लें। जो एग्ज़िट पोल बताया जा रहा है, कितना सहमत हैं आप? क्योंकि आप खुद चुनावी राज्यों में भी रहे, चुनाव पर नज़र भी रही, पार्टी का कैंपेन भी आप बारीकी से देख रहे थे। विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, वो भी आप देख रहे थे। ज़मीन पर क्या मुद्दे हैं, वो भी आप जानते हैं। एग्ज़िट पोल पे जो चीज़ें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में जो स्थिति बताई जा रही है, कांग्रेस तो ये कहती है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कई सर्वे तो कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। कितना सहमत आप नज़र आ रहे हैं? ये तमाम एग्ज़िट पोल आपके सामने। देखिए, एग्ज़िट पोल का जो इतिहास है पुराना, वो भी बड़ा ही विवादों में रहा है। एग्ज़िट जी, पोल किसने किया, एग्ज़िट पोल कब किया, एग्ज़िट पोल में क्या सवाल थे, क्या सैंपल साइज़ है, क्या वोट परसेंटेज है और कई बार वोट परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सरकारें और दूसरी पार्टी की बन जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एग्ज़िट पोल केवल एक दिशा, एक हल्का-सा इंडिकेशन दे सकता है। उसके ऊपर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है और जिस तरह से एक एग्ज़िट पोल ख़ास तौर पर जो इंडिया टीवी ग्रुप का जो आया है, इंडिया टुडे का, उसके ऊपर अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाएँ तो उन्होंने कहा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर 150 से ज़्यादा सीटें उन्होंने बीजेपी की दिखाई थी और जी, 74 सीटें मात्र जो हैं वो अ, दीदी की दिखाई थी, टीएमसी की दिखाई थी। लेकिन टीएमसी की सीटें आई 215। तो मुझे जी, लगता है कि ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल हैं। मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। अगर सी वोटर को देखें तो 2019 में हरियाणा में 90 में से उन्होंने 83 सीटें दिखा दी थी, 83 सीट्स और आई कितनी जी, 40 और यहीं पर इसी चुनाव में भी अगर आप देखें, तो कई पिछली बार भी दिक्कतें थी। पिछली बार भी जी, हमें बहुत ज़्यादा दिखाई गई, राजस्थान में हमारी कम आई। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़िट पोल के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई चर्चा करने का विषय है। लेकिन 2 जी, एग्ज़िट पोल ज़रूर समाज में और देश में भ्रम पैदा करने के लिए बीजेपी ने प्लांट किए हैं। मुझे ऐसा जी। प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आलोक एक जी भ्रम पैदा कर जी, दीजिए।
बिल्कुल, आलोक ये 3 तारीख को जब नतीजे आ रहे हैं, उससे पहले इस तरह से एग्ज़िट पोल में इतने डाइवर्स जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, हर पोल का अलग-अलग एक आंकड़ा है। वो कहते हैं कि हम स हर एक का दावा है कि हम साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, हर एक का दावा है कि हमारा बहुत सटीक है। तो जो भ्रम की स्थिति बन रही, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा किसको मिल रहा है? और क्या ये ज़रूरी है कि एग्ज़िट पोल को तुरंत जब पोलिंग खत्म हो रही है उसके बाद आप लेकर आइए, क्या इससे जो असली मतगणना है, उसके प्रभाव को कम किया जा रहा है या उसे कमतर करने की कोशिश है? दरअसल ये भ्रम की स्थिति पैदा जब हो रही है देश के भीतर, समाज के भीतर, तो ऐसी भ्रामक चीज़ की होने की ज़रूरत क्या है? जबकि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि कोई भी भ्रामक विज्ञापन ना होना नहीं हो, ये तो कार्रवाई होगी। अब ये पूरे के पूरे एग्ज़िट पोल तो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, ज़रूरत बीजेपी को है। जी, बीजेपी अपनी फेस सेविंग करना चाहती है। अगर कल ही एग्ज़िट पोल सारे के सारे 5 ज़ीरो दिखा देते, तो बीजेपी जी, 3 दिन तक फेस सेविंग कैसे करती अपनी? आज पूरा चुनाव लड़ा गया मोदी जी के चेहरे के नाम पर। जी, आज डिबेट्स होती कि इसका मतलब मोदी जी का चेहरा पिट गया। लेकिन अभी जब तक 3 दिन, 4 दिन तक डिबेट्स होंगी, तब तक जी, मोदी जी के चेहरे को बचा कर रखना है। हम यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं और 4 तारीख से फिर लोकसभा का सेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ पर सीएए, एनआरसी पर कोई ना कोई इस तरह के बयान आ जाएँगे कि फिर दोबारा से वापस वहीं बैक टू स्क्वेयर। 10 दिन के बाद राम मंदिर का मुद्दा शुरू हो जाएगा, बीच में कुछ और भी आ जाएगा। बीच में जब ग्राफ जब गिरता है इनका तो वुमेन रिज़र्वेशन और तमाम मुद्दे आ जाते हैं। तो किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए और साहिब के इस चेहरे को बचाए कर रखा जाए, ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल वॉर गेम रहती है। ये भ्रम फैलाने का असली मकसद ये है। जनता को भ्रमित रखो, सीएम कौन रहेगा उसके लिए 6-6 8-8 चेहरे लगा दो, सब कन्फ्यूज़ रहें, मेरी जाति का भी रहेगा, मेरी जाति का भी और भाषण भी फिर वैसे ही दिए जाएँ क्षेत्रों में जाकर। तो भ्रम जो है वो बीजेपी का एक हथियार है, जिसको वो अक्सर ओपिनियन पोल, एग्ज़िट पोल में इस्तेमाल करती है। आलोक जी, भ्रम जनता के बीच क्या मुद्दों को लेकर भी रहा? दिल्ली में सिलेंडर ₹1000 और राजस्थान में वादा 450 का कर दिया जाए। तो क्या ये भ्रम की स्थिति बन पाई बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए जिसे मोदी की गारंटी नाम दे दिया गया, स्थिति क्या रही मुद्दों को लेकर? देखिए मुद्दे बीजेपी पूरी तरह से कन्फ्यूज़्ड रही। एक तरफ मोदी जी कहते रहे रेवड़ी बाँटने का कल्चर आ गया, रेवड़ी कल्चर फलाना-ढिकड़ा और वही तमाम घोषणाएँ उन राज्यों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में रखी। दूसरी चीज़ रही कि बीजेपी बहुत ज़्यादा अति नकारात्मक प्रचार में इन्वॉल्व रही और आखिर के जो दिनों में पोलराइज़ेशन किया उसका भी उसको बेनिफिट नहीं मिला। साढ़े 18 साल मध्य प्रदेश में आपने सरकार चलाई और फिर जब होर्डिंग पोस्टर लगे, तो उसमें राम मंदिर लगा जी, दिया आपने। तो जनता समझने लगी यार ये व्यापम घोटाले से ध्यान भटका रहे हैं। जनता बहुत चीज़ों को समझ रही है कि 6-6 साल तक एक भर्ती नहीं होती है एमपीपीएससी में, तो उसका क्या असर है? वहाँ पर देखिए ये छत्तीसगढ़ में हुआ कि वो लास्ट में 8 महीने तक फाइलें जो है ईडी महादेव ऐप की रख कर बैठी रही। जब चुनाव आया, जब मोदी जी आई तो वो जागी। जो 2 राज्यों में ईडी और सीबीआई के जितने ज़्यादा छापे पड़े, उसका प्रभाव हमें सकारात्मक रूप में मिला। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। जनता अब समझने लगी है इनको। नकारात्मक प्रचार और पोलराइज़ेशन दोनों फेल हो गए। दूसरी तरफ मोदी जी ने कहा बार-बार, यहाँ भी सीएम चेहरा नहीं, वहाँ भी सीएम चेहरा नहीं। अरे भई, साढ़े 18 साल जो आपकी सीएम रहा है, उसको सीएम चेहरा नहीं बना रहे, इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर भ्रम पैदा किया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा? बस मुझे ही वोट दे दो, मेरे ही चेहरे पर वोट दे दो, मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ। अब जब हार रहे हैं तो 3 दिन से 2 दिन से जब से एग्ज़िट पोल आए हैं, मोदी जी का जी, चेहरा टीवी चैनल से गायब है। पूरी तरह से अब वो नड्डा जी को सामने रख दिया गया है। हारेंगे तो नड्डा जी हार गए, जीतते तो मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। तो बीजेपी इस बार एजेंडा सेट नहीं कर पाई। शुरू से ही वो हार मान के चले। अपने सांसदों को उन्होंने मंत्रियों को वहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। तो स्पष्ट था कि आपके पास कैंडिडेट्स नहीं। भाई 18 साल आप पावर में रहे, उसके बाद भी कैंडिडेट नहीं है विधानसभा के। आप केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ पर उतार रहे हैं। ये सारा कुछ अगर झाल-मेल देखें आप, तो कहीं न कहीं मुझे जी। लगता है कि बीजेपी कन्फ्यूज़ थी मुद्दों पर। बीजेपी ने जो एजेंडा हमने सेट किया उसके पीछे-पीछे चली और जितना मोदी जी का जो झूठ का प्रचार होता है, वो नहीं चला।
राजस्थान में कन्हैया लाल का इशू नहीं चला, राजस्थान में लाल डायरी नहीं चली, राजस्थान में हमारा लाल सिलेंडर चला, राजस्थान में हमारी चिरंजीवी योजना चली और यही कारण है कि हम सरकार भी रिपीट कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से रिपीट कर रहे हैं। यानी कुल मिला के आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे ने फायदा बीजेपी को नहीं पहुंचाया बल्कि फायदा कांग्रेस को पहुंचा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री की गारंटी और वादे पर लोगों का भरोसा एतबार कम हो गया है 2014 के बाद। देखिए, आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी मेरा ही चेहरा है, जी। विधानसभा में भी मेरा ही चेहरा है, लोकसभा में भी मेरा ही चेहरा है और चेहरे के ऊपर तो आरएसएस के ऑर्गेनाइजर जो न्यूज़पेपर है उसने स्पष्ट लिख ही दिया कि आप केवल आप मोदी जी के चेहरे और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अब जनता पूछ रही है 9.5 साल हो गए अभी भी कांग्रेस को कोसकर ही वोट लोगे क्या? अभी भी 80-20 पर वोट चाहिए आपको? अभी भी राम मंदिर के नाम पर ही वोट चाहिए आपको? तो प्रभु राम भी घबरा रहे हैं। वहां पर बालाजी महाराज घबरा रहे हैं कि यार 50-50 कैमरे लेके एक व्यक्ति मेरे दरबार में आता है तो पूजा करने आता है या अपना पीआर बनाने आता है। वहां पर राजस्थान में चुनाव है, उससे पहले दिन प्रचार खत्म हो गया तो आप मथुरा पहुंच गए। सारा मीडिया खा जाओ, वहां पर राधा की नगरी में पहुंच गए अब आप। फिर वहां पर जब चुनाव खत्म होता है आंध्रा में, तेलंगाना में या उसके आखिरी दिन, आप वहां तिरुपति बालाजी चले जाओ। बिहार में चुनाव हो तो पशुपतिनाथ भगवान चले जाओ आप नेपाल में। अब जनता समझ गई है। जनता अब इनके चेहरे पर भरोसा नहीं कर रही है। मोदी जी का चेहरा आप स्वयं देखिए किस तरह से ढलका हुआ है। ठीक। आलोक जी, तेलंगाना में क्या हुआ? एक तरह से तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एक लहर, एक जिसे कांग्रेस तो कह रही है सुनामी, ये ऐसा बदलाव कैसे हो गया? किस तरह से ये पूरी चीजें की गई, प्लानिंग किस तरह से हुई और कांग्रेस पे खास तौर पर ये एक तरह से जान फूंक दी गई तेलंगाना में, ये कहा जा रहा है, ये कैसे हो गया? ये तमाम चीजें अचानक हुई हैं क्या? इसके पीछे कांग्रेस का जो वर्कर था तेलंगाना का, जो वहाँ के पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से ये पूरी कैंपेनिंग चली वहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है तेलंगाना में तेलंगाना की जो उत्पत्ति थी, तेलंगाना राज्य जो बना, उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका थी। पिछले 2 चुनाव में शायद हम उस बात को जनता तक नहीं पहुँचा पाए। इस बार चाहे वो हमारी टॉप लीडरशिप थी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, सब लोग वहाँ पर लगे हुए थे और स्टेट यूनिट ने भी काम किया। दूसरा एक मुद्दा रहा कि जिस तरह से बीआरएस, जो पहले टीआरएस था, ओवैसी और बीजेपी मिलकर जी। चुनाव लड़ते थे। इस बार हम उनको एक्सपोज़ करने में कामयाब रहे कि भई आप ही के जन-धन का लूट का जो पैसा है ये जनता का, उसी से आपको योजनाएँ देते हैं ये, उसी को आपस में बंदरबाँट करते हैं, उसी के जी। आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज पूछिए ना ओवैसी जाकर बंगाल में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, राजस्थान लड़ेंगे, लेकिन तेलंगाना जो उनकी अपनी होम स्टेट है वहाँ पर मात्र 9 सीटों पर लड़ेंगे। तो वो चीज़ जी। अब पर्दाफ़ाश हो गई कि भई ये तो सब मिल-जुल कर काम चल रहा है। तो ये 2 बड़े कारण रहे और सबसे बड़ा जो कारण रहा कि भ्रष्टाचार जिस तरह से तेलंगाना में व्याप्त है। भ्रष्टाचार, आप सोचिए कि पिछले 9 साल में, साढ़े 9 साल में एक भी बच्चा जी। ग्रेड 1 की हुँ। जॉब पे नहीं गया है। एक भी बच्चा। तेलंगाना सर्विस कमीशन में से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। सारे पेपर लीक हुए और कोई रिक्रूटमेंट नहीं। तो युवाओं जी। में बड़ा रोष था कि भई हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। तेलंगाना का गठन किस लिए हुआ था? कि तेलंगाना का विकास होगा, युवाओं को रोज़गार जी। मिलेगा, नए उद्योग आएँगे। वही आईटी हब और वो तो पहले से ही बना हुआ था, हमारी सरकारों ने बनाया। जी। तो युवा जो था बहुत निराश था। हम इस बार अपनी बात जनता तक पहुँचा पाए और ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पर जो वो एक ऐप था, जो लैंड से रिलेटेड ऐप था इनका, जिसकी वजह से बहुत सी ज़मीनें हड़प ली इन्होंने। हमने वादा किया कि जी। उन ज़मीनों को आपको वापस दिलवाएँगे। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी क्या-क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वोटों को डिवीज़न की पॉलिसी अपनाती है। तेलंगाना जी। में उन्हीं चीज़ों का असर रहा और हमारा एग्रेसिव कैम्पेन रहा कि हमने पूरा हेड ऑन लिया कि भई आपको हम इस बार एक्सपोज़ करेंगे। आलोक जी, एक शब्द पनौती राजस्थान चुनाव के दौरान ज़ोर-शोर से आ गया। यूँ तो चल बहुत पहले से रहा था और इस शब्द का जन्म ऐसा नहीं है कि अभी इसी चुनाव के दौरान हुआ हो, बहुत पहले से ये शब्द मौजूद है, इस्तेमाल भी होता है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी चली गई चुनाव आयोग शिकायत करने की, ये प्रधानमंत्री से जोड़ा गया है। आखिर क्या वजह है? इस शब्द को लेकर सीधे बीजेपी प्रधानमंत्री से क्यों जोड़ दे रही है, जबकि राहुल गांधी तो उस स्पीच में किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड है। हमने 50-52 कंप्लेंट कर्नाटक के चुनाव में की, किसी पर एक्शन नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने निम्नतम स्तर की जो शब्दावली थी उसका इस्तेमाल किया। एक दूसरे सांसद को आप झूठों का सरदार और पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। माफ़ी चाहूँगा, उन्होंने कहा मूर्खों का सरदार। मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दावली पर इलेक्शन कमीशन मौन रहता है और आज की बात नहीं है, मोदी जी की तमाम शब्दावलियाँ इसी तरह की रही। पनौती शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया, जनता की तरफ से आया। मैच में जिस तरह से अगर मैच जीतते, तो मोदी जी उसको वोटों में कन्वर्ट करने का प्रयास करते। वो नीली बंडी पहनकर, वो पटका पहनकर पहुँच गए थे वहाँ पर। तो जनता ने ही कहा कि भई आप आए तब तक तो 3 विकेट गिरे, उसके बाद 1 भी विकेट नहीं गिरा। बहरहाल एक बार नहीं कई बार हो गया। चंद्रयान का हो, तमाम चीज़ें हों, हमारी तरफ से नहीं कहा गया, जनता की तरफ से इस तरह का शब्दावली का उपयोग किया गया और माननीय राहुल गांधी जी ने पीएम साहब का नाम भी नहीं लिया उसमें। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें शुभ और अशुभ होती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आलोक जी, ये मीडिया को लेकर खास तौर पर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक रही और इंडिया गठबंधन खासा आक्रामक रहा और ये आरोप 2014 के बाद से लगातार लग भी रहा है और ये दिखता भी है कि एक वर्ग है मीडिया का या यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का जो विपक्ष से सवाल करता है और विपक्ष को चुनौती देता है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। उससे दूरी बनाने की बात इंडिया गठबंधन ने की। अब मेरा सवाल ये है कि जब एक लिस्ट आ गई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से कि ये तमाम लोग हैं, इनके आचरण में, इनकी पत्रकारिता में अगर सुधार नहीं होता है, तो हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। बावजूद इसके कई चेहरे कांग्रेस के, आपको भी अच्छी तरह से पता है, वो सीधे इन लोगों से बात करते नज़र आए, चुनाव के दौरान। क्या ये रोका नहीं जा सकता था? इससे बचा नहीं जा सकता था? क्योंकि मैसेज अगर 2024 के लिए हम दे रहे हैं, एक बड़ा टारगेट रख के, तो उसी टारगेट को, उसी आप लक्ष्य को तोड़ दें, बीच चुनाव में आप दिखें, उन्हीं लोगों के साथ बाइट देते हुए, इंटरव्यू करते हुए, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग बायस्ड हैं, ये नफ़रत फैला रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 इंसिडेंसेस इस तरह के हुए मिर्ज़ा साहब, उसमें कमलनाथ जी का एक इंटरव्यू है, गहलोत जी के 2 प्रश्नों के उत्तर हैं। बहुत ज़्यादा कहीं व्यापक स्तर पर इस तरह की चीज़ नहीं हुई और उन दोनों को पार्टी ने संज्ञान में लिया और कहीं न कहीं मैसेज भी दिया गया। गहलोत जी जैसे गाड़ी खोल के जैसे ही उतरे तो वहाँ पर बूम लगा दिया गया, सवाल पूछ लिया गया। जी। इंटेंशनली उन्होंने नहीं किया और ना ही हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन किसी भी तरह से टूटे। हाँ, कमलनाथ जी ने एक इंटरव्यू ज़रूर दिया, उसके ऊपर तमाम कांग्रेसियों की आपत्ति थी और है भी अभी और आगे से भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसा भी एक मैसेज मुझे लगता है कि पार्टी में दिया गया है। आलोक जी, 2024 अब सामने, ये चुनाव लगभग एग्ज़िट पोल की बात अलग भी रख दें, तो तमाम रिपोर्ट्स हैं और आप लोगों का अपना अनुभव भी है कि आप इसमें एक विन-विन सिचुएशन में हैं और एक बढ़त के साथ हैं और उसका असर नतीजों में देखने को मिले। 2024 सामने टारगेट है। यहाँ से किस तरह से लड़ाई को आप आगे बढ़ाएँगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट है, इससे पहले भी हमने देखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें थीं, विधानसभा आप जीते थे लेकिन लोकसभा में वो कन्वर्ट चीज़ें नहीं हो पाईं, मुख्यमंत्री आपके थे तब भी। आप कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे? देखिए 2 चुनाव रहे बेग साहब उसमें जी, पहला 2014 का रहा। जी, 2014 में बड़े-बड़े सपने देश को दिखाए गए। ठीक। बहुत हुई महँगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार और तमाम जुमले छोड़े गए। 15 लाख आएँगे, काला धन 4 लाख करोड़ वापस आ जाएगा, सॉर्ट स्मार्ट सिटी बनेगी, पता नहीं कौन-कौन से उन्होंने वायदे किए। जब 2019 में जनता के सामने, जनता के बीच में जाकर इन सवालों का जवाब देने का समय आया, तो पुलवामा हुआ। अब जी, पुलवामा के ऊपर भी तमाम सवाल हैं कि पुलवामा के ऊपर आज तक 5 साल होने को आए, फाइनल रिपोर्ट में कौन दोषी है? आप केवल ये कह देना कि पाकिस्तान दोषी है, तो मतलब सरकार फिर पकौड़े तल रही थी यहाँ पर बैठकर। हमारे 40-45 जवान 15 मिनट के अंदर शहीद हो गए वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट में 350 किलो आरडीएक्स हमारे देश में आ गया और एक निर्लज्जता के साथ इस सरकार ने और खास तौर पर मोदी जी ने वोट माँगने शुरू कर दिए, कि जो पहली बार का वोटर है वो वोट दे दे। तो पुलवामा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, कि जिसकी वजह से एक कपटी राष्ट्रवाद खड़ा किया गया। दूसरा कोई देश होता तो सरकार गिर जाती, कि भई घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई?
लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह से वोटों में कन्वर्ट किया और तमाम आज सतपाल मलिक और सब सवाल खड़े कर ही रहे हैं। उसके बाद 2024 का समय आता है। जी, 2024 में आप देखिए कि 2019 के बाद चाइना ने हमारी भूमि पर कब्जा किया, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। मोदी जी जी, पहले कहते थे कि भाइयों-बहनों, मित्रों मुझे इनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। 60 महीने का क्या रिज़ल्ट है किसी को नहीं पता। 2022 आएगा, 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, सबको घर मिल जाएगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल के नीचे डब्बा होगा, सब सपने आ गए। जी, उसके बाद किसान की आय भी घट गई। 700 किसान शहीद हो गए, हिंदुस्तान की राजधानी के बॉर्डर पर बैठकर। बेरोज़गारी दर 50 साल की हाईएस्ट, रुपया डॉलर की तुलना में लोएस्ट, पेट्रोल डीज़ल के दाम हाईएस्ट, 1150 ₹1200 में पहुँच गए। कोरोना का कंप्लीट मिसमैनेजमेंट। तो अब ये तमाम चीज़ें आएँगी कि देश का जी, प्रधानमंत्री चाइना को 20 जवानों की शहादत के बाद भी क्लीन चिट कैसे दे सकता है? अब ये खेलना चाहते हैं राम मंदिर के नाम पर, जी, लेकिन नहीं चलेगा इस बार। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हमने भी स्वागत किया, आपने भी स्वागत किया। आपका तो फर्ज़ जी, ये बनता था कि जो अयोध्या में ज़मीन के, भूमि के घोटाले हुए हैं, उनका पर्दाफ़ाश करते। लेकिन इस बार तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जनता अब जी, इनसे सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया भरा हुआ है, मीडिया के एक तबके में भी झुकाव नज़र आया है। मीडिया भी कब तक सरकार को चलाएगा? देश के जी, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर और यहाँ तक झूठ बोलेंगे, तो कब तक झूठ लोग डाइजेस्ट करेंगे? मुझे लगता जी, है 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, दिक्कतें जी। ज़रूर रहेंगी। बिहार, महाराष्ट्र 50 सीटें कम करेगा और बाकी जगह से 50 सीटें मिनिमम कम होगी। बीजेपी 150 पौने 200 से ऊपर नहीं जा पाएगी।